Good morning, students. Today we are going to start your history book, India and the Contemporary World. There are three sections in your history book, section first, second, and third. First section has 3 chapters, second section has also 3 chapters, and section third has 2 chapters. You have to read only 5 chapters from these 3 sections. Today we are going to start chapter first from section first. First chapter is on French Revolution. The French Revolution. आज हम फ्रीडम, लिबर्टी, इक्वेलिटी इन तीनों को एंजॉय कर रहे हैं, पर इनका भी एक इतिहास रहा है. फ्रेंच रेवोल्यूशन विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट ऑफ हिस्ट्री. इन तीनों आइडियाज जो आज हमारे पास हैं, इन तीनों के इतिहास को समझने के लिए जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, फ्रांसीसी क्रांति, वो हमारी हेल्प करेगी. फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर दिया और इसके बाद एक ऐसी नई व्यवस्था स्थापित हुई जिसमें सभी व्यक्तियों को कुछ विशेष अधिकार दिए गए. और बाद में इस क्रांति ने भारत, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका जैसे देशों को, वहां पे जो आंदोलन हुए, उन आंदोलनों के ऊपर इस क्रांति का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा. नाउ लेट्स रीड द लेसन. On the morning of 14 July 1789, the city of Paris was in a state of alarm. 14 जुलाई 1789 को सुबह पेरिस शहर जो था उसमें एक आतंक का माहौल था. द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी. और राजा ने अपनी सेना को शहर में घूमने का आदेश दिया था. रूमर्स स्प्रेड दैट, रूमर्स होती है अफवाह, और एक अफवाह फैल गई दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन्स, कि राजा जल्दी ही अपनी सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है. सम 7,000 men and women gathered in front of the town hall. लगभग 7,000 आदमी और औरतें टाउन हॉल के सामने इकट्ठे हो गए. एंड डिसाइडेड टू फॉर्म अ पीपल्स मिलिटिया. पीपल्स मिलिटिया मीन्स लोगों ने अपने खुद की सेना बनाने का फैसला किया. दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स. और वो हथियारों की खोज में, इन सर्च ऑफ आर्म्स, सरकारी जो बिल्डिंग्स थी, ब्रोक इनटू होता है घुस जाना, उनके अंदर घुस गए. फाइनली अ ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल मार्च टूवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी. और फिर बाद में क्या हुआ, बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप जिसमें सैकड़ों लोग शामिल थे, वो शहर के पूर्वी हिस्से की तरफ बढ़ चले. एंड स्टोन द फोर्टेस प्रिजन द बेस्टिल. और शहर की, किले की जो प्रिजन थी, जो जेल थी, बेस्टिल जेल, उसके ऊपर उन्होंने स्टोम्ड मीन्स धावा बोल दिया. वेयर दे होप्ड टू फाइंड होर्डेड एम्यूनिशन. जहां पर उनको ये विश्वास था, यानी कि वो एक उम्मीद लगा रहे थे कि वहां पे बहुत मात्रा में, होर्डेड बहुत ज्यादा मात्रा में गोला बारूद है, एम्यूनिशन है. इन द आर्म्ड फाइट, और शस्त्रों के साथ जब उनकी लड़ाई हुई, दैट फॉलोड, जो बाद में हुई, ही कमांडेड द कमांडर्स ऑफ द बेस्टिल वॉज किल्ड. तो बेस्टिल जेल के जो कमांडर थे वो उसमें मारे गए. एंड द प्रिजनर्स रिलीज्ड दो देयर वर ओनली 7 ऑफ देम. और जो कैदी थे उस जेल के अंदर, उनको छोड़ दिया गया और वो केवल 7 ही थे. Yet the Bastille was hated by all because it stood for the despotic power of the king. और जो बेस्टिल जेल थी, अब उसको सब एक नफरत की नजर से देखने लगे, क्योंकि वो राजा की डेस्पोटिक पावर होती है, एक तरह से जो उसकी शक्ति थी राजा की, उस शक्ति का वो प्रतीक बन गई. उस निरंकुश शक्तियों का, डेस्पोटिक का मतलब होता है ऐसी शक्तियां जिनको कोई रोक ना सके.
द फोर्टेस वॉज डेमोलिस्ड, जो किला था उसको नष्ट कर दिया गया। एंड इट्स स्टोन फ्रेगमेंट्स वर सोल्ड इन द मार्केट्स टू ऑल दोज, और इसके जो भी टुकड़े थे, फ्रेगमेंट्स थे, स्टोन फ्रेगमेंट्स, उनको मार्केट में उन लोगों को बेच दिया गया हु विश टू कीप अ सोविनियर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। सोविनियर होता है यादगार, जो इस विनाश की यादगार को रखना चाहता था, उन लोगों को बेच दिए गए। अब हम बैक स्टोरी में चलते हैं, जिसमें हमें कुछ ऐसी घटनाओं का पता चलेगा जिन्होंने इस क्रांति के लिए एक वातावरण तैयार किया। ये क्रांति जो थी वो जुलाई 1789 में शुरू हो चुकी थी, और उससे पहले एक ऐसी घटनाएं मतलब घटी जिसके कारण इस क्रांति के लिए एक भूमिका तैयार हो गई। जो फ्रेंच सोसाइटी थी 18th सेंचुरी में, लेट 18th सेंचुरी में, उसमें क्या हुआ, इन 1774 लुई 16 of the Bourbon family of kings ascended the throne of France। 1774 में फ्रांस के सिंहासन पर बूर्बो राजवंश का शासक लुई 16 राजगद्दी पर बैठा। He was 20 years old and married to the Austrian प्रिंसेस मैरी एंटोइनेट। वह 20 साल का था उस टाइम जब वो गद्दी पे बैठा, और उनका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोइनेट के साथ हुआ था। अपॉन हिज एक्सेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी। और जिस टाइम उनका सक्सेशन हुआ, यानी कि उन्होंने एक्सेस किया थ्रोन को, सिंहासन को, तो इस नए राजा को जो ट्रेजरी थी, खजाना था, वो खाली मिला। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। लंबे समय से फ्रांस में युद्ध चल रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, फ्रांस के आर्थिक जो संसाधन थे वो बिल्कुल खत्म हो चुके थे। एडेड टू दिस वॉज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्सट्रावेगेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्साई। वर्साई जो था वो पैलेस को कहा जाता था, वर्साई में था ये। और इस घटना में और भी ऐड हो गई कॉस्ट, मतलब कीमत। मेंटेनिंग एन एक्सट्रावेगेंट कोर्ट, जो राज दरबार था लुई 16 का, उसकी शानो शौकत दिखाने के लिए उस पर बहुत ज़्यादा खर्चा किया जाता था, और इसकी वजह से उसमें और भी उसका खर्चा बढ़ जाता था। अंडर लुई 16, फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। अमेरिका और फ्रांस का एक कॉमन एनिमी था, दोनों का एक साझा दुश्मन था ब्रिटेन। और अमेरिका जो था वो अपनी 13 कॉलोनीज को आज़ाद कराना चाहता था ब्रिटेन से, और फ्रांस ने ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका की सहायता की थी इन 13 कॉलोनीज को आज़ाद कराने में। और इस हेल्प में बहुत सारा उसका धन नष्ट हो गया। द वॉर एडेड मोर देन $1 बिलियन लिवरेज। लिवरेज जो थी वो एक करेंसी का नाम है फ्रांस की, और ये 1794 तक कंटिन्यू रही। तो लिवरेज जो थी, यानी कि $1 बिलियन लिवरेज टू अ डेब्ट, फ्रांस के ऊपर $1 बिलियन का मतलब है 10 अरब लिब्रे कर चढ़ गया। दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन 2 लिब्रे, और उसके पास 2 लिब्रे पहले से ही कर चढ़ा हुआ था। मोर देन 2 बिलियन लिब्रे, यानी कि 2 अरब लिब्रे उस पर पहले से ही कर्ज था। लैंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगेन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स। और जो कर्जदाता थे जिन्होंने सरकार को, यानी कि फ्रेंच गवर्नमेंट को कर्ज दिया हुआ था, उन्होंने अब 10% इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वॉज ओब्लाइज्ड टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट
ऑन इंटरेस्ट पेमेंट्स अलोन। और अब क्या हुआ कि फ्रांस की सरकार को मजबूर होना पड़ा कि जो उनका बजट था उसके ऊपर जितना भी इंटरेस्ट पे उनको करना पड़ता था, इस बढ़ती हुई परसेंटेज के ऊपर अब उनको बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ा टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस। और अपने नियमित खर्चों को पूरा करने के लिए सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, द कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिस और यूनिवर्सिटीज, द स्टेट वॉज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्सेस। और नियमित खर्चों को पूरा करने के लिए जैसे कि आर्मी का खर्च, कोर्ट राज दरबार का खर्च, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिस जो सरकारी कार्यालय थे, यूनिवर्सिटीज थी उनको चलाने का खर्च, द स्टेट वॉज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्सेस। अब स्टेट को, राज्य को मजबूर होना पड़ा टैक्स बढ़ाने के लिए। येट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफिस्ड। और ये जो उपाय किया गया था वो अभी भी काफ़ी नहीं था। फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 एस्टेट्स। फ्रांसीसी समाज जो था वो 3 भागों में बटा हुआ था। These 3 estates are very important and only members of the 3rd estate paid taxes। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि इन तीनों एस्टेट में से केवल तीसरा एस्टेट ऐसा था जो टैक्स पे करता था। फर्स्ट एस्टेट जो था उसमें शामिल थे क्लर्जी यानी कि पादरी वर्ग, सेकंड एस्टेट में नोबिलिटी यानी कि कुलीन वर्ग जो अमीर होते थे जिनका राजा के ऊपर भी प्रभाव होता था, और थर्ड एस्टेट जो था उसमें बड़े बिजनेसमैन भी थे यानी कि कुछ अमीर भी थे इसमें, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स ये सब इसमें शामिल थे। और इनके साथ ही पीजेंट्स एंड आर्टिसंस जो किसान और कारीगर लोग थे वो भी इसमें शामिल थे थर्ड एस्टेट में। और इसके अलावा स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर, सर्वेंट्स यानी कि छोटे किसान, भूमिहीन जो मजदूर थे और जो सेवक थे वो सब इस थर्ड एस्टेट में आते थे। और ये जो तीसरा एस्टेट था यही सिर्फ राज्य को कर देता था, टैक्स देता था। बाकी फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट जो दोनों जो थे क्लर्जी और नोबिलिटी ये टैक्स फ्री थे, इनको टैक्स नहीं देना पड़ता था और सारे टैक्स का बोझ इस थर्ड एस्टेट के ऊपर ही था। The Society of Estates was part of the feudal system that dated back to the Middle Ages। फ्यूडल सिस्टम, तो फ्यूडल सिस्टम जो है उसको सामंती व्यवस्था कहते हैं। और मिडल एजेस में यानी कि मध्यकालीन भारत में मध्यकालीन वर्ल्ड में, यूरोप में एक नई व्यवस्था, एक नया सिस्टम शुरू हुआ था, वो था फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल जो था उसके अंदर क्या था, इस व्यवस्था के अंदर कि जो राजा होता था वो सामंत को मेनर कहते थे, मेनर को वो भूमि या जागीर दे देता था और उस जागीर पे मेनर जो है वो किसानों की सहायता से खेती करता था और उसके बदले में वो जरूरत पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता देता था। और जो ये मेनर होता था सामंत, इसके पास 1000 से लेके कई हजार एकड़ तक जमीन होती थी। इसका एक बहुत बड़ा एक फार्म हाउस होता था जिसपे जो छोटे किसान हैं या जो लैंडलेस लेबर हैं वो उसकी सेवा के लिए हर टाइम उपस्थित रहते थे और एक तरह से वो बड़ा शाही जीवन व्यतीत करता था राजा की तरह। और राजा के बाद इसका सेकंड प्लेस था सोसाइटी में। और ऐसे बहुत सारे मेनर्स होते थे, सामंत होते थे। तो ये जो फ्यूडल सिस्टम है, जो ये सोसाइटी ऑफ एस्टेट है, वो इसी का एक पार्ट था मध्यकालीन यूरोप में। द टर्म ओल्ड रिजाइम कहते हैं पुराने राजतंत्र को। और ये जो टर्म थी ये 1789 से पहले यूज की जाती थी फ्रांस में टू डिस्क्राइब द सोसाइटी, समाज के बारे में बताने के लिए। फिगर सेकंड शोज हाउ द सिस्टम ऑफ एस्टेट इन फ्रेंच सोसाइटी वॉज ऑर्गेनाइज्ड। अभी आपने जो फिगर सेकंड देखी है उसमें हमें साफ क्लियर पता चल जाता है कि फ्रांस का जो समाज था वो कैसे ऑर्गेनाइज था। पीजेंट्स मेड अप अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि जो किसान थे वो फ्रांस की कुल जनसंख्या का 90% थे। हावेवर ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ देम
owned the land they cultivated. और केवल उनमें से थोड़ी ही संख्या ऐसी थी किसानों की जो अपनी फसल को, जिसको वो कल्टीवेट करते थे, जिस जमीन को फसल उगाते थे, उनके ऊपर उनका मालिकाना हक था. About 60% of the land was owned by nobles, the church and the other richer members of the third estate. यानी कि 90% जनसंख्या तो किसानों की थी टोटल पॉपुलेशन का, और जो 60% जमीन थी, टोटल जो लैंड थी उसका 60%, उसके ऊपर केवल नोबल्स, चर्च और कुछ रिच मेंबर थर्ड एस्टेट के, इन तीनों का अधिकार था. The members of the first two estates, that is the clergy and the nobility, enjoyed certain privileges by birth. और जो ये पहले दो एस्टेट थे, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, इनको जन्म से ही बहुत सारी सुविधाएं मिलती थी. The most important of these was exemption from paying taxes to the state. और सबसे महत्वपूर्ण क्या था, इनको राज्य को कर नहीं देना पड़ता था, उससे उनको एग्जम्पशन थी, यानी कि छूट थी. द नोबल्स फर्दर एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस. और इससे भी बढ़कर उनको जो सामंती अधिकार थे, सामंती सुविधाएं थी, वो भी मिलती थी. दीज इंक्लूडेड फ्यूडल ड्यूज विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स. और इसमें शामिल थे सामंती कर जो कि वो किसानों से वसूलते थे. पीजेंट्स वर ओब्लाइज्ड टू रेंडर सर्विसेज टू द लॉर्ड. और जो किसान थे वो मजबूर थे अपने लॉर्ड यानी कि अपने स्वामी को सेवाएं देने के लिए, टू वर्क इन हिज हाउस एंड फील्ड, टू सर्व इन द आर्मी और टू पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग रोड्स. यानी कि अपने सामंत के घर में, उसके खेतों में काम करने के लिए मजबूर थे वो, और आर्मी में, यानी कि जब राजा को जरूरत पड़ती थी तो यही सामंत जो थे फ्यूडल सिस्टम के अंतर्गत, वो राजा को सैनिक सहायता देते थे. तो यही किसान सैनिक के रूप में भी फिर आर्मी में काम करते थे. और टू पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग रोड्स, और सड़कें बनाने के लिए भी उसमें भी इनका हिस्सा होता था. द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टीथे फ्रॉम द पीजेंट्स. और जो चर्च था वो भी अपना एक अलग कर लेता था, जिसको टीथे कहते थे, ये किसानों से लिया जाता था. एंड फाइनली ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट. और थर्ड एस्टेट के यानी कि तीसरे एस्टेट के सारे मेंबर्स को राज्य को भी कर देना पड़ता था. दीज इंक्लूडेड अ डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टाइल. और इनमें शामिल था एक प्रत्यक्ष कर जिसको टाइल कहते थे, एंड अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस विच वर लेविड ऑन आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंजप्शन लाइक सोल्ट और टोबैको. और कुछ इनडायरेक्ट कर भी थे, अप्रत्यक्ष कर भी थे, जो कि कुछ वस्तुओं पर लगाए जाते थे जो प्रतिदिन यूज होती थी, जैसे कि नमक, तंबाकू. द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वर बोर्न बाय द थर्ड एस्टेट अलोन. और ये जो इन आर्थिक गतिविधियों का बोझ था टैक्सेस के थ्रू, वो केवल तीसरे एस्टेट को, अकेले तीसरे एस्टेट को ही वो बोझ उठाना पड़ता था. Yes, these are 4 new words. Livre. Livre is the unit of currency in France, which was discontinued in 1794. Clergy. Clergy किसको कहते थे? Group of persons invested with special functions in the church. Clergy यानी कि पादरी जो चर्च में कुछ विशेष फंक्शंस, विशेष कामों के लिए जिनको लगाया जाता था. टीथे, a tax levied by the church. ये चर्च के द्वारा लगाया गया एक कर था, कॉम्प्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जो कि कुल फसल का 1/10 भाग शामिल होता था. टाइल, टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट. और टाइल जो था वो सीधे तौर पर यानी कि प्रत्यक्ष तौर पर राज्य को देना पड़ता था. You have to learn these 3 new terms. And today's homework, you have to read this lesson 2 or 3 times. Thank you.